हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर पवन पांडे। एआरएस की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं रेपर्टरी सीरीज की और रूब्रिक्स की और मेडिसिन की और होम्योपैथिक मेडिसिन रिपीटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत से सवाल हो रहे हैं, अच्छे खासे उसके जवाब भी दिए जा रहे हैं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अ, एक चीज समझ में आती है कि हम कोई भी बात अगर करते हैं अपनी प्रैक्टिस से रिलेटेड या फिर अपनी ड्रग सिलेक्शन के रिलेटेड, द वे वी प्रिस्क्राइब, द वे वी मेथड वी फॉलो, वो चाहे कोई भी मेथड हो, वो चाहे वीवीसीआर मेथड हो, चाहे कंप्लीट मेथड हो, चाहे कोई ऑर्थोडॉक्स मेथड हो या कोई कंजर्वेटिव मेथड हो, अल्टीमेटली करना ये है कि हमको प्रिस्क्राइब करना है। और प्रिस्क्राइब करने से हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि हम जिस चीज के लिए उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उस चीज में रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मेथड से रिजल्ट आ रहा है तो आप सही हो, और अगर आपके मेथड से रिजल्ट उस हद तक नहीं आ रहा है जितने की उम्मीद आप करते हो या पेशेंट करता है, तो फिर बॉस आपका मेथड कहीं ना कहीं गलत है। तो आपको नीड है इम्प्रोवाइजेशन करने की। वो किसी भी वे में हो सकती है। आपके ड्रग सिलेक्शन में हो सकती है, आपके पोटेंसी सिलेक्शन में हो सकती है, आपके रिपीटेशन में हो सकती है, या फिर द वे यू फॉलो द केस, जिस वे से आप केस ठीक कर रहे हो शायद उसको वे को भी चेंज करने की जरूरत हो सकती है। हमें यहाँ जो भी बातें कर रहे हैं ये वैलिड तब तक है, हम यहाँ जो भी बातें कर रहे हैं ये वैलिड तब तक है जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते। जब आप उसको अप्लाई करते हो आपको रिजल्ट आ रहा है तब तक वो वैलिड है। अगर आपको अप्लाई करने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है तब वो वैलिड नहीं है। अब वो वैलिड क्यों नहीं है? या तो आपने उसको उस वे से अप्लाई नहीं किया, या फिर शायद आप उस वे से समझे नहीं, या फिर जो भी हो। तो सीखने का मतलब ये है और कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को सुनो, समझो, तो उसे आप उस वे से फॉलो करो या उस वे से अप्लाई करो कि उसके अंदर कोई कमी की कोई चांसेस ना हो। तो ये सारी बातों को रखते हुए जैसे कि हम किसी भी रेपर्टरी की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी रेपर्टरी सिलेक्ट करते हो उस केस को मद्देनजर रखते हुए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हर रेपर्टरी हर चीज के लिए परफेक्ट नहीं है। कंप्लीट रेपर्टरी क्या एक अलग खासियत है, पूरी रेपर्टरी की अलग खासियत है, सिंथेसिस कंप्लीट की अलग रेपर्टरी है, माइंड मेथड के अलग फॉलोइंग मेथड्स है, सिंथेसिस के अलग हैं, पाठक रेपर्टरी के क्लिनिकल फीचर्स अलग हैं, वोकर्स के पैथोलॉजी के अलग हैं। तो ये सारे रूब्रिक के अपने अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोग को एक केस यहाँ पे शेयर करता हूँ। वो केस जानने के बाद आई एम श्योर कि आप लोग के जहन में ये बात तो चली जाएगी कि जिस वे से हम केस देखते हैं या जो एक मेथोडोलॉजी, एक नॉर्म्स चला हुआ है हमारे यहाँ पे, वो हर केस में सही हो ये जरूरी नहीं है। मैं इसी बेहतर है कि मैं डायरेक्ट केस पे आता हूँ तो शायद आप लोग मेरी बात समझने में आपको आसानी हो। ये केस है एक 85-year-old मैन का। आई रिपीट द एज, 85-year-old मैन का। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एक्चुअली ये मेरे पेशेंट नहीं थे। मैं इनके घर पे होम विजिट करने गया था, बट ना कि इनको देखने गया था। मैं इनके घर पे होम विजिट करने गया था बट इनको देखने नहीं गया था। मैं इनकी जो डॉटर है, आई मीन सॉरी ग्रैंड सन है, ग्रैंड डॉटर है, मैं उसको देखने गया था। एंड शी वॉज इल एंड शी वॉज नॉट एबल टू कम हियर। उसको इंजरी हो गई थी, वो आने लायक नहीं थी, और इसलिए मैं उसको देखने गया था। जब उनके घर पे गया तो थोड़ा सा, ये मेरे काफी पुराने पेशेंट है, थोड़ा फैमिलियर रिलेशन है, तो वहां पे बातों बातों में इनका जिक्र हुआ। वहां पे बातों बातों में इनका जिक्र हुआ और फिर ये डिसाइड किया गया कि इनको एक मेडिसिन दी जाए। वो जो भी फैमिली है उनका, उनकी फैमिली का एक नॉन होम्योपैथिक डॉक्टर है कहीं कोलकाता में, जो उनसे जो इनके साथ काफी दिनों से टच में है, काफी दिनों नहीं काफी सालों से टच में है, जो अक्सर इनके साथ वही डील करते हैं। हाँ, कभी-कभी उनके साथ कांटेक्ट ना हो जाए या किसी और वजह से उनके साथ बात ना हो पाए, या ये आउट ऑफ स्टेशन है, या फिर उन्होंने जो मेडिसिन बोली उन्होंने दिया और वो काम नहीं कर रहा है, तो फिर ये सेकंड ओपिनियन के लिए मेरे पास आते हैं। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो अक्सर इन्हीं चीज़ों के लिए आते हैं। उस डॉक्टर साहब ने इनको ऑलरेडी एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है। इनकी जो भी एलिमेंट है मैं उस पे आ रहा हूँ। इनकी जो भी एलिमेंट है उसके लिए उन्होंने मेडिसिन दी है, जो कि वो मेडिसिन पिछले 3 महीनों से खा रहे हैं। बट जिस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होनी चाहिए, वो अभी तक पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव को वो फ़ील नहीं हुआ है।
तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सर एक बार आपकी राय ले लेते हैं, शायद आपकी मेडिसिन से कुछ फ़र्क पड़ जाए। बाय फ्लूक उन्होंने ये चांस लिया एंड फाइनली द केस कम टू मी। सो दैट वाज़ द बैकग्राउंड कि किस तरह से केस अपनी झोली में गिरा। ओके, नाउ द केस इज़, जैसे कि मैंने कहा 85 ईयर ओल्ड मैन। तो आप ये फ़र्ज़ कर सकते हो कि 85 ईयर ओल्ड मैन का लुक कैसे होगा, उसका अपीयरेंस कैसे होगा। तो ऐज फैक्टर का जो फंडा है, इससे एक चीज़, एक फॉर्मेट समझ में आ जाता है, वो आपकी समझ में आ गया होगा। 85 ईयर ओल्ड मैन का लुक है और उसकी तकलीफ़ ये है कि चीज़ों को भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस। साइकियाट्रिस्ट ने उसे डिमेंशिया का नाम दिया हुआ है और उन्होंने कहा कि थोड़ा ऐज रिलेटेड डिमेंशिया है और ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो भी इसको साइकोट्रोपिक मेडिसिन चालू की थी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फाइनली इन्होंने कलकत्ता के डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने उसके लिए, मैं मेडिसिन का नाम भी बता दूँ, उन्होंने उसके लिए बेराइटाकाप 200 डेली देने के लिए बोला है, जो कि पेशेंट पिछले 3 से 4 महीने से ले रहा है और अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब है उस घर में पेशेंट के अलावा पेशेंट की वाइफ़, मतलब कुछ 82, 81 ईयर ओल्ड की उनकी वाइफ, उनका बेटा कुछ 50, 51 का और उसकी बहू और एक उसकी ग्रैंड डॉटर। घर में यही 5 प्राणी रहते हैं और कोई है नहीं। बच्ची का केस इमीडिएटली देखा, समझ गया उसको इंजरी थी, जो भी मेडिसिन थी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत आसान सा केस था। इम्पोर्टेंट एक केस है क्योंकि इसमें कुछ सीखने जैसा था। तो हम यहाँ पे आपको वैसे केस बताते हैं जिसमें कुछ सीखने जैसा हो, जिसमें कुछ मज़ेदार हो, जिसके रूब्रिक अच्छे हों, जिसकी रूब्रिक को समझने में या समझाने में मज़ा आए। तो लेक्चर शुड नॉट बी गेटिंग बोर्ड। तो उस 85 ईयर अंकल की तकलीफ ये थी कि वो, जैसे कि मैंने डायग्नोसिस ही बता दिया, एज़ नैरेटेड बाय देयर साइकियाट्रिस्ट एंड दैट कलकत्ता वाले होम्योपैथ डॉक्टर का। डिमेंशिया वाज़ द कंप्लेंट और डिमेंशिया था उनको और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एज रिलेटेड डिमेंशिया था उनको और उनकी कंप्लेन ये थी कि वो कुछ चीज़ों को भूल जाते थे, बातें करते-करते। जैसे कि अगर उनसे कोई बात कर रहा है, तो कभी-कभी वो ग्रैंड डॉटर को अपनी बेटी के नाम से बुला देते थे। पानी का चाय को कभी-कभी चाय रखी रहती थी, उसी से हाथ धोने लगते थे, तो हाथ जल जाता था तब पता चलता था। इस तरह से चीज़ें हो जाती है। कभी-कभी खाने की थाली में दाल, भाजी, रोटी ये सारी चीज़ें रखी हैं और पानी रखा है, वो खा रहे हैं। अचानक से पता नहीं क्यों पानी उठा के मतलब सारे के सारे खाने में ही हाथ धोने लगते हैं। कभी-कभी दाल से हाथ धोने लगते हैं। ये जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ये बहुत कम है। उन्होंने मुझे ऐसे 30-40 एग्ज़ाम्पल दिए थे। बाथरूम से रिलेटेड, चलने-फिरने से रिलेटेड, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड दिए थे कि उनकी ये तकलीफ़ है और तकलीफ़ की मतलब ऐसी है कि पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं है। यहाँ पे इन सारे बिहेवियर से, उसका दाल से हाथ धोना, चाय से हाथ धोना, अपनी अ, पोती को अपनी बेटी के नाम से बुला देना, अपनी बीबी को भूल जाना, बाथरूम से जाना और बाथरूम से आवाज़ न देना, इसकी जो भी इन्होंने जितने सारे एग्ज़ाम्पल्स ऑफ कंप्लेन दिए थे, उन सारी कंप्लेन से पेशेंट को कोई भी लेना-देना नहीं है क्योंकि जब ये बात भी हो रही थी, तो पेशेंट अपने बेडरूम में लेटा हुआ है, उसकी बीवी उसका सेवा कर रही है। ये सारे नैरेशन उनके सन ने और उनकी डॉटर इन लॉ ने मुझे दिया हुआ है। एंड विथ दैट पेशेंट जिसको मैं एक्चुअली देखने गया था, दैट बच्ची को देखने गया था जिसको चोट लगी थी। ये तीनों ने मिलके मुझे अलग-अलग एग्ज़ाम्पल दिए थे। इन्होंने ऐसा कर दिया था। मतलब जिसने जो देखा था, उसने वो एग्ज़ाम्पल दिया। और सारे एग्ज़ाम्पल से अगर आप उसको समराइज़ करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इन्होंने जो कुछ भी बताया है, वो सारी चीज़ें बता दी हैं, थोड़ा-सा फूलिश बिहेवियर है। चाय से हाथ धोना, दाल से हाथ धो देना और बाथरूम में जाना और भूल जाना, बेटी को बहू के नाम से बुलाना, बहू को बेटी के नाम से बुलाना, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये बंदा अपने होश में नहीं है। ये इसीलिए डॉक्टर ने भी ये सारे सिम्पटम्स को ध्यान में रख के डिमेंशिया का नाम दिया हुआ है। सो दैट इज़ क्लियर। दूसरी चीज़ ऐसी थी कि जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि पेशेंट के साथ दिन भर रहता कौन है? तो पेशेंट के साथ दिन भर रहती है उनकी बीवी। उनकी बीवी घर में रहती हैं और बाकी टाइम भी लोग अपने जॉब से आते-जाते हैं तो उनको देखते हैं। फिर मैंने उनकी मिसेज़ से बात की। उनकी मिसेज़ का भी यही कहना, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ एग्ज़ाम्पल दिए, कुछ रिपीट किए, कुछ नए एग्ज़ाम्पल दिए। सारे एग्ज़ाम्पल्स का मीनिंग सिर्फ़ यही था कि उनकी बात के अंदर एक फूलिशनेस दिख रहा था। उन्होंने भी जो एग्ज़ाम्पल दिए
मतलब उनको जब नेचर कॉल्स आते हैं तो वो बुलाते भी नहीं। कभी-कभी वो अ, जो भी कपड़े पहने रहते हैं उसी पे हो जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो और वो बुलाते भी नहीं है, ना वो बुलाते हैं, ना आवाज़ लगाते हैं। तो फाइनली क्या, जो लेडी उनकी इतने दिन से केयर टेकर बन के रह रही है, उनकी वाइफ़, उसको एक रूटीन पता चल गया है कि इस टाइम पे उनको बाथरूम लेके जाना चाहिए। तो वैसा है, अदरवाइज़ वो बंदा सामने से कुछ नहीं बोलता। उनको हम लोग पूछते हैं, मतलब उनके जब घर के लोग पूछते हैं, "आप कुछ लेंगे? खाने की चीज़ या पीने की चीज़?" शायद उनका कुछ मन हो कुछ अलग खाने-पीने का। उनको आप जो दे दोगे, वो चुपचाप खा लेंगे। ना कोई कंप्लेन करेंगे, ना किसी चीज़ की डिमांड करेंगे। कभी-कभी हम लोग खाना दे देते हैं और कभी-कभी वो बहुत तीखा हो जाता है। वो तब भी कुछ नहीं बोलते। हालाँकि एक टाइम था उनको खाने-पीने की चीज़ें बहुत शौकीन हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन उनको आप कुछ भी दे दो वो खा लेंगे। ना वो किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, ना वो किसी चीज़ की लेके कंप्लेन करते हैं। उनको आप जो दे दोगे वो कर लेंगे। ओके? उनका रूटीन क्या है? दैट वाज़ द क्वेश्चन कि उनका रूटीन क्या है? उनका रूटीन उनके द्वारा कुछ नहीं है। उनका जो भी रूटीन है उनकी वाइफ़ के द्वारा है कि रात भर दिन भर उनको सोना ही रहता है। रात में जब भी सोते हैं, अगर बीच में उनको बाथरूम-वाथरूम आना-जाना होता है, तो वो किसी को उठाते-उठाते नहीं है। वो डायपर पहनाया जाता है उनको रात के टाइम पे। ये लोग अपनी सहूलियत के लिए करते हैं, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। सुबह उठ के डायपर चेक किया जाता है, अगर डायपर गीला है तो ठीक है, नहीं गीला है तो इनको जो भी इनके नेचुरल कॉल्स होते हैं, रेगुलर रूटीन के, वो सारे कराए जाते हैं। बट ये बंदा सामने से एक भी बार नहीं बोलता है कि या इशारा करता है कि मुझे वहाँ लेके चलो, मुझे बाथरूम जाना है, या मुझे ब्रश करना है, या मुझे पानी की प्यास लगी है, या मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ स्नैक्स खाना है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। हम सब किसी घर में रहते हैं, हम सबकी एक रेगुलर नीड होती है कि सुबह हमको ये करना है, फिर ये खाना है, फिर ये पीना है, फिर दोपहर को ऐसे चाहिए और शाम को ऐसे चाहिए। इस बंदे को 85 इयर्स ओल्ड मैन को इतनी उम्र के बावजूद और इस सिचुएशन के बावजूद इसको कुछ नहीं चाहिए। ना ये किसी चीज़ की माँग करता है, ना इसके खाने-पीने में कुछ देरी हो जाए या खाने-पीने के टेस्ट में कुछ हो जाए, ना उस चीज़ को लेके कोई बवाल खड़ा करता है, ना लोगों को गालियाँ देता है, ना चिल्लाता है, कुछ नहीं करता है। चुपचाप अपने कमरे में शांति से लेटा रहता है। चुपचाप शांति से लेटा रहता है। ना कोई कंप्लेन है, ना कुछ। उनकी वाइफ़ उनको पूछती है, "आप कुछ लेंगे? आप कुछ लेंगे?" वो कुछ नहीं बोलता। चुपचाप मुंडी, दे दिए तो ले लिया, नहीं दिए तो कोई बात नहीं। पूछे तो ठीक है, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं। दैट इज़ द ओनली कंप्लेन। मैंने सोचा एक बार पेशेंट की तरफ भी देख लिया जाए, कि शायद पेशेंट से कुछ बात कर ली जाए। आई अटेम्प्ट देयर, पेशेंट उस वक़्त सोए थे, फिर भी मैंने उन्हें जगाया और लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया और द वे वो मुझे रिकॉग्नाइज़ कर, वो मुझसे पहले भी 1-2 बार मिल चुके हैं, बट नॉट फॉर हिज़ केस। वो अलग चीज़ों के लिए मुझसे मिल चुके हैं, उनके घर में मैं अक्सर आता-जाता रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज़ भी नहीं किया, बट दैट्स नॉट अ पॉइंट। मैंने उनको पूछा कि क्या तकलीफ़ हो रही है कुछ आपको? तो लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया, ये डॉक्टर साहब हैं, आप इनको पहचानते हैं ना? ये डॉक्टर पांडे हैं, आते हैं कभी-कभी प्रज्ञा को देखने। फिर उनके चेहरे पे एक क्वेश्चन टैग वाला एक्सप्रेशन था। फाइनली मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ लेंगे? दवाई आप बराबर खाते हो जो भी डॉक्टर साहब ने दी है? तो फिर वो मेरी तरफ देख रहे, हाँ, 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 हाँ बोले और हाँ, हाँ में भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। फाइनली मैंने उनके साथ 5 मिनट बात करने की कोशिश की और उस 5 मिनट में ऐसा कुछ मार्क्ड नहीं मिला कि जिसको कंसीडर किया जाए या जिसको हम लोग कोई रूप दे पाएँ। अपीयरेंस वाइज़ भी उनका लुक एक 85 ईयर ओल्ड मैन जैसा था। ही वाज़ इन लुंगी एंड मैं शाम के टाइम पे उनको विज़िट किया था, तो ही वाज़ इन लुंगी। पानी का ग्लास भर के रखा हुआ था, ढका हुआ था और वो पानी की ग्लास, मैंने उनको पूछा, "पानी पिएँगे आप?" तो उन्होंने पानी के लिए भी बस देखा और फिर उनकी वाइफ़ ने पानी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब पानी उनके मुँह पे लगा दिया, तो उन्होंने पी भी लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये है कि इस केस को आपको प्रिस्क्राइब करना और वो बंदा बराटा कबाब खा रहा है इतने दिन से। कुछ और चीज़ों का एग्ज़ाम्पल दिया उन्होंने मुझे कि ये कितनी बार बाथरूम जाते हैं और इनको बाथरूम के उस जगह पे बिठा दिया जाता है, वेस्टर्न पैटर्न है वहाँ पे, इनको बिठा दिया जाता है और कितनी बार ये वहाँ से उठते-उठते, नीचे फ्लोर गीला है, तो कभी-कभी ये गिर जाते हैं और ये इनकी बॉडी थोड़ी-सी हेवी हुआ करती थी, तो शेप थोड़ा-सा अलग है। तो 1-2 बार ये गिर भी गए हैं। और कभी-कभी दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है, स्टॉपर नहीं है, तो इनका 1-2 बार हाथ वग़ैरह बीच में आ गया है।
तो कभी-कभी ये इनको पता है कि ये गिर रहे हैं, लेकिन तभी भी ये आवाज़ नहीं लगाते। इनको शायद उनके लोगों का कहना है इनको शायद समझ में नहीं आता कि इससे उनको खतरा है, यू नो? तो ऐसा उन्होंने मुझे 1-2 और एग्ज़ाम्पल दिए। तो ये सारे एग्ज़ाम्पल हैं। हम जब किसी ऐसे घर में विज़िट मारते हैं या फिर विज़िट रखते हैं, तो हमको समझ में आता है कि यार ऐसे पेशेंट में क्या किया जाए? यहाँ पे पेशेंट अपने द्वारा कोई सिम्पटम नहीं देने वाला क्योंकि वो डिमेंशिया में है। वो जो भी इन्फॉर्मेशन देगा तो क्या वो ऑथेंटिक होगा? आप उसपे कितना अब यहाँ पे 2 ही चीज़ काम आती है। यहाँ पे काम आती है आपका ऑब्जर्वेशन प्लस उनके लोगों द्वारा जो वो चीज़ें बोलते हैं, वो सारी चीज़ें। तो दैट वाज़ द कंप्लेंट एंड दैट वाज़ द केस। अब इसको हमको ठीक करना है। अब इसमें हमने क्या देखा, क्या सीखा, सब मैंने आप लोगों के सामने बता दिया है। डिमेंशिया का केस है, 85 ईयर ओल्ड मैन है, जिनको कोई चीज़ नहीं चाहिए, ना किसी चीज़ की कंप्लेंट करते हैं। आपने दिया तो ले लिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। आपने इनको ये करते क्या है, दिन भर लेटे रहते हैं और कुछ नहीं करते। शांति से लेटे रहते हैं, ना किसी को परेशान करते हैं, ना परेशान होते हैं। अक्सर यहाँ पे ऐसे लोग बोल सकते हैं कि मोस्टली ओल्ड एज के लोग ऐसे होते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक ऐसे सब नहीं होते। 85 इयर्स ओल्ड के में बहुत लोग होते हैं। कुछ लोग पूरे घर की वाट लगा देते हैं, कुछ लोग शांत रहते तो हैं, लेकिन कुछ लोग इतने नहीं होते कि कंप्लेन ही ना करें। कुछ लोग बहुत चूज़ी होते हैं। तो दैट इज़ द एडेप्टेशन। अब इस केस को कैसे क्रैक करना है, आपने क्या समझा, क्या नहीं समझा या हमने क्या समझा, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट ऑडियो में बताता हूँ कि कैसे इस केस में हमने क्या समझा और कैसे एक खूबसूरत सी मेडिसिन बाहर आती है और सबसे बड़ी बात कि इसमें कौन से रेpertoire को यूटिलाइज़ किया जाए, इस केस में। आई विल कम इन द नेक्स्ट ऑडियो। थैंक यू। सो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं कह रहा था कि इस केस को हम समझते हैं। केस पूरा आपके सामने है। मैंने जो भी देखा, जो भी सुना, जो भी मेरे पास रिकॉर्ड है, सब मैंने आप लोगों के सामने ज्यों का त्यों रख दिया है। अब ये देखना है कि इसमें से आपने जो समझा और जो मैं बोल रहा हूँ, उसमें से हम कितना मेल खाते हैं। पेशेंट को बेराटा का पिछले 3 से 4 महीने में 200 डोज़ में दिया जा रहा है, ऑलमोस्ट डेली दिया जा रहा है। मुझे डोज़ याद नहीं आ रहा है, शायद उन्होंने ओडी या बीडी दिया था, बट डेली था इतना मुझे याद है। और पेशेंट की कंप्लेंट कुछ नहीं है। पेशेंट का कहना और डॉक्टर साहब का कहना था कि इनकी जो डिमेंशिया है थोड़ी-सी एज रिलेटेड है। जब ये बेराटा कप चालू होगा तो धीरे-धीरे इनकी जो डलनेस है वो काफ़ी कम हो जाएगी, ये उनका था। मैं पहले ये बता दूँ कि ये केस को यहाँ पे बताने का ज़रिया क्या है? ये केस को बताने का यहाँ पे एक्चुअली मकसद ऐसा है कि ये जो नॉर्म्स हैं हमारे, हर ड्रग हर ड्रग किसी न किसी चीज़ के लिए फ़ेमस है और हम बहुत सारे होम्योपैथ लोग हम इंक्लूडिंग मैं भी, जब हमको कुछ समझ में नहीं आता तो उस चीज़ के लिए, जिस सिम्पटम के लिए जो ड्रग फ़ेमस है, आप उसको आँख बंद करके दे दो। रिपिटेशन समझ में नहीं आया तो ओडी या बीडी कर दो या फिर आप उसके साथ 1-2 और मेडिसिन दे दो। जैसे बहुत कॉमन है, कोई सेक्सुअल कंप्लेंट आया तो आप लक्सोमिका लाइकोपोडियम दे दो, सेनेलियम दे दो। कोई गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस आया तो आप कैलकेरिया काब और नक्सोमिका दे दो। कोई स्किन की कंप्लेंट आई तो आप सल्फर दे दो। कोई चोट वगैरह की हिस्ट्री है बार-बार है तो आर्निका दे दो। बट दिस इज़ नॉट अ राइट वे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू प्रैक्टिस होम्योपैथी इन अ सच अ वर्सेटैलिटी फॉर्म कि आप इसको अपने वे से जैसे के तैसे यूज़ नहीं कर सकते। आपको होम्योपैथिक प्रिंसिपल को भूलते हुए होम्योपैथी को नहीं फॉलो करना है। आपको अगर होम्योपैथी करनी है, तो आपको प्रिंसिपल के तहत, फ़ॉर्मूलेस के तहत प्रिंसिपल को ना भूलते हुए करनी है। तब जाके आप अच्छी होम्योपैथी करेंगे। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है, तो आप उसे टॉनिक चालू कर देते हो, ठीक है, बट व्हाट अबाउट द रिज़ल्ट? हम कितने दिन तक इंतज़ार करें उस रिज़ल्ट के? तो ये जो चीज़ है, यहाँ पे मैं उस कलकत्ता वाले डॉक्टर साहब की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये जानता हूँ कि ये बहुत अ, थोड़ा-सा अलग तरीका है प्रैक्टिस करने का, कि कुछ समझ में नहीं आया तो हम ऐसा कर सकते हैं, बाय हुक या फ्लूक। हो सकता है डिस्टेंस मैनेज में उन्होंने ऐसा काम किया हो, बट जब आप पेशेंट को सामने से देखते हो और जब आप एक-एक इंक्वायरी निकालते हो, एक-एक चीज़ निकालते हो, तो आपको समझ में आता है कि दिस इज़ द एक्चुअली दिस काइंड ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे बात होती है इंडिविजुअलिटी की। जब तक आप उस इंडिविजुअल को नहीं समझोगे, तब तक आप उस चीज़ को ना एक समराइज़ फॉर्म में देखोगे और उसको आप लोकलाइज़ फॉर्म में प्रिस्क्राइब करोगे। मतलब बहुत आसान है बराटा का प्रिस्क्राइब करना, बहुत आसान है किसी कंज़र्वेटिव चीज़ को कंज़र्वेटिव वे से ठीक करना।
बहुत आसान है ना, मतलब किसी को पाइल्स हो गया है तो आपने एस्कुलस दे दिया, हेमिम्लिस दे दिया। तो बॉस आपने उतना सोचा नहीं है। ये तो हमने फर्स्ट ईयर से पढ़ा है। तो यही डिफरेंस है कि आपने एस्कुलस दे दिया और एक बंदा पूरा केस लेने के बाद उसको नक्स-ओमेगा देता है। आपका एस्कुलस से 3 महीने में रिजल्ट नहीं आता और उसके नक्स-ओमेगा से 1 हफ्ते में काफ़ी पेशेंट को ठीक लग रहा है। तो ये डिफरेंस है और ये डिफरेंस आपको समझना है। और चॉइस आपकी है कि आपको एस्कुलस वाले मेडिसिन की तरफ जाना है या एक सिंगल मेडिसिन पे होम्योपैथी प्रिंसिपल के तहत प्रैक्टिस करते हुए उसको एक सिंगल मेडिसिन देखना है और रिजल्ट आपके सामने है। तो जब सिंगल मेडिसिन देना है तो आपको उसको इंडिविजुअलाइज करना है और जब इंडिविजुअलाइज करेंगे आप तब आप क्लोजेस्ट मेडिसिन की तरफ पहुंचेंगे। अदरवाइज तो थियरी तो बहुत सारी है हर चीज की। तो इसीलिए मुझे ये केस यहाँ पे डिस्कस करना है कि हमारे जो नॉर्म्स है उसको आप तोड़िए कि हर चीज के लिए हमारे पास हम तो कुछ नहीं कर रहे। हमारे पास जितने रूब्रिक्स हैं या फिर जितनी रेपर्टरीज हैं, वो सबकी अपनी-अपनी खासियत है। अब ये आपका नॉलेज या फिर आपका डिस्कशन ये डिसाइड करता है कि इस केस में यहाँ पे क्या किया जाए। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इस केस में क्या हमारे पास कोई फिजिकल रूब्रिक है? क्या हमारे पास कोई पैथोलॉजिकल रूब्रिक है? क्या हमारे पास यहाँ पे कोई डिज़ायर, अवर्जन ऐसा कुछ है? अगर कुछ है भी, तो वो सारे नैरेशन उसके रिलेटिव्स या उसके अटेंडेंस के द्वारा मिले गए हैं। तो क्या हम ऐसी चीज़ों पे रिलाय कर सकते हैं? जैसे कोई बोले कि इन्हें मीठा पसंद है, फिर उसकी वाइफ बोलते हैं, "नहीं, तीखा भी खाते हैं।" अब आप किस पे फ़ोकस करेंगे? तो जब तक पेशेंट खुद ना बोले, तब तक आप उसकी इंडिविजुअलाइज़ तक नहीं जा सकते। लेकिन इस केस में यहाँ पे पेशेंट का कोई लेना-देना ही नहीं है। पेशेंट के हिसाब से उसे कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि वो जानता ही नहीं कि उसे क्या हुआ है। तो ये टोटली ऑब्जर्वेशन टाइप का केस है। यहाँ पे लोगों ने जो बोला है आपको उसी पे फ़ोकस करना है। अब ये आपका अ, समझदारी है कि आप उनकी बताई हुई चीज़ों को किस कैटेगराइज़ में डालते हैं। तो अब इस केस पे आते हैं। तो इस केस में आपको एक भी फिजिकल रूब्रिक नहीं मिले। वो सारी चीज़ें उन्होंने जो भी एग्ज़ाम्पल दिए उसके लिए सिर्फ़ एक ही नाम दिया गया है, एक फूलिश बिहेवियर है। क्यों? क्योंकि वो डिमेंशिया में है, सिंगल। क्यों है? क्योंकि वो एक एज रिलेटेड है। एज रिलेटेड डिमेंशिया बहुत कॉमन है, अकॉर्डिंग टू साइकियाट्रिस्ट एंड दैट अदर होम्योपैथ आल्सो। तो यहाँ पे कोई फिजिकल सिम्पटम नहीं है। तो अब यहाँ पे बात आती है माइंड रूब्रिक की। अब हम माइंड रूब्रिक जब हम माइंड रूब्रिक की बात करते हैं तो हमारे पास 2 बहुत अच्छे रूब्रिक है, 2 बहुत अच्छे रेपर्टरी है। सिंथेसिस रेपर्टरी एंड कंप्लीट रेपर्टरी। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़े से हेयर लाइन डिफरेंस है, किसी-किसी में एक मेडिसिन है, किसी-किसी में एक मेडिसिन नहीं है। बट अल्टीमेटली कुछ खास फ़र्क नहीं है। आपकी चॉइस के ऊपर है। कंप्लीट वन इज़ ज़्यादा वो ज़्यादा मॉडिफाइड है ऐसा बोल सकते हो आप। बट सिंथेसिस इज़ माय फेवरेट किसी-किसी चीज़ों के लिए। तो मैंने यहाँ पे सिंथेसिस रेपर्टरी यूज़ की। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो किस तरह से रूब्रिक में कन्वर्ट होते हैं। सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि हम शुरू से कह रहे हैं, चीज़ों को जब तक आप आसान नहीं बनाओगे ना, तब तक वो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी। वरना ऐसे केसेस में बराटा काप प्रिस्क्राइब करना कोई बहुत बड़ा मशक्कत का काम नहीं है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कर सकते हो। बट बॉस आपको कुछ समझ में नहीं आया इसलिए आपने बराटा काप देके छोड़ दिया। वो ज़्यादा काबिल तारीफ़ है कि आपने कुछ कोशिश की समझने की और भले आपने गलत मेडिसिन दी और तब आपने उसको कुछ दिया। तो एटलीस्ट आपने गलत मेडिसिन ही दी लेकिन आपने कुछ सोच समझ के दिया। आपके पास एक रीज़न था उसको देने का। बट बराटा कप देने के लिए आपके पास सिर्फ़ एक ही रीज़न था, हाँ, डलनेस है, डिमेंशिया है, ओल्ड एज में ऐसा होता है, दे सकते हैं। बहुत कॉमन है बराटा कप के जो भी फीचर हमने ड्रग पिक्चर में पढ़े हुए हैं, हम उसे सोच के दे सकते हैं। और ऐसा नहीं कि बराटा कप काम नहीं करेगा। शायद किसी-किसी पेशेंट में काम भी कर दे। मैं बराटा कप की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना किसी होम्योपैथ की बुराई कर रहा हूँ। मैं बुराई कर रहा हूँ उनके वे की। बराटा कप ऐसे हर पेशेंट में काम कर देगा या नहीं करेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अगर वो पेशेंट बराटा कप की नीड है उसे तो डेफिनिटली वो बराटा कप से ठीक होगा। लेकिन अगर वो बराटा कप है ही नहीं, उसे बराटा कप की ज़रूरत ही नहीं है, तब वहाँ बराटा कप कैसे काम करेगा? और इस केस में ये पेशेंट बराटा कप पिछले 3 से 4 महीनों से खा रहा है और उसके अंदर मार्क्ड इम्प्रूवमेंट ज़रा भी नहीं है। क्योंकि पेशेंट को कोई चीफ कंप्लेंट नहीं है कि उसे दर्द हो रहा है तो उसका दर्द कम हो गया, कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसके साइन्स कम हो गए, कोई इन्फेक्शन है तो कम हो गया, कोई कोल्ड कफ या फिर जो भी एक्स वाई जेड कंप्लेंट उसको कोई कंप्लेंट नहीं है। उसको डिमेंशिया की कंप्लेन है और पेशेंट उससे भी वाकिफ नहीं है। जो लोग वाकिफ हैं वो हैं उसके रिलेटिव। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी वही लोग डिसाइड करेंगे। आई होप यू ऑल आर गेटिंग मी।
तो इम्प्रूवमेंट भी वो लोग डिसाइड करेंगे, ना कि पेशेंट। सो सो पहली चीज़, इस केस को अब हम रिपर्टाइज़ की तरफ लेके चलते हैं। सो सिंथेसिस रिpertory ली गई, क्यों ली गई? क्योंकि यहाँ पे कोई क्लिनिकल सिम्पटम, कोई पैथोलॉजिकल सिम्पटम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ माइंड रूब्रिक्स है, माइंड के सिम्पटम्स मिल रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में भी और उन्होंने जो भी बोला। अब ये किस चीज़ों से उनको आप माइंड रूब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, मैं आपकी इसकी खूबसूरती बताता हूँ, कि होम्योपैथी कितनी खूबसूरत है। बस आपको अगर सही रूब्रिक आप लगा लें, तो कैसे आप सही मेडिसिन तक चले जाते हैं। सबसे पहला कि ये पेशेंट हमारे पास आया क्यों, या पेशेंट को हमको दिखाया क्यों गया? क्योंकि पेशेंट का एक कंप्लेन है कि ये डिमेंशिया में है। डिमेंशिया बिकॉज़ ऑफ एज रिलेटेड। और इन्होंने जितने एग्जाम्पल दिए, दाल से हाथ धोना, उस दाल में पानी डाल देना, चाय से हाथ धो लेना, अपनी बेटी को बहू के नाम से बुला लेना, दरवाजा बंद करके खोलना, खोल करके बंद करना, उसके लिए पूरा घर परेशान हो जाना। ये जो सारी चीजें हैं, अचानक टीवी देखते देखते कुछ बोलने लगना, किसी चीज की डिमांड नहीं करना, कुछ भी दे दो खा लेंगे, कुछ भी दे दो, वो हर चीज में एक अलग अलग रूब्रिक है। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों को समराइज करेंगे, तो आप इसे एक सिंपल सा नाम क्या देंगे? एक बंदा है जो डिमेंशिया से पीड़ित है अपनी एज रिलेटेड चीज से, लेकिन हरकतें कैसे कर रहा है? एक पागलपन की हरकतें कर रहा है, एक फुलिश बिहेवियर कर रहा है। आर यू गेटिंग मी? इसमें कोई स्मार्टनेस और कोई समझदारी वाला काम नहीं कर रहा है डिमेंशिया होने के बावजूद। तो एक सिंगल सा रूब्रिक, एक सिंपल सा रूब्रिक है हमारे पास, डिमेंशिया सेनेलिस टॉकिंग विथ फुलिश। आई रिपीट द रूब्रिक, डिमेंशिया सेनेलिस टॉकिंग विथ फुलिश। ये रूब्रिक इसलिए लिया गया क्योंकि जब उसकी ग्रैंड डॉटर ने कहा कि वो मुझसे बात करते करते किसी और को एड्रेस कर देंगे, अचानक बात करते उनसे कोई बात करते करते कोई पुरानी बात में चले जाएंगे, जिसका कोई और छोर नहीं है, और ओवरऑल फुलिश बिहेवियर भी इनका था, इसलिए ये चीज को लिया गया। सो डिमेंशिया सेनिलिस टॉकिंग विथ फुलिश, दैट वाज द फर्स्ट रूब्रिक जिसके लिए पेशेंट के रिलेटिव ने आपको कंसर्न किया है। इसके अंदर, इस रूब्रिक के अंदर 5 मेडिसिन है। बराटा काव, नो डाउट इन दैट, बराटा काव, कोनियम मैक, ओपियम, प्लम्बम और पल्सेटिला। इसके अंदर टोटल 5 मेडिसिन है। दूसरी चीज, ये दिन भर करते क्या है? कुछ नहीं करते, शांति से पड़े रहते हैं, न किसी को परेशान करते हैं, न परेशान होते हैं, न किसी चीज की कंप्लेन करते हैं, न किसी चीज की इच्छा होती है, न इनको कुछ मांगना होता है। इनको जो दे दिए खा लिए, नहीं दिया कोई बात नहीं। खाने में नमक कम है तो भी कोई बात नहीं, नमक ज्यादा है तो भी कोई बात नहीं। कोई चीज चाहिए, नहीं चाहिए, दे दिया ठीक है, नहीं दिया कोई बात नहीं। ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, इन सब के लिए हमारे पास एक एक रूब्रिक है। सबसे पहला रूब्रिक है कि जो आदमी डिमेंशिया में है, लेकिन क्या उसको भूख तो लगती होगी, उसको प्यास तो लगती होगी, उसको नेचर कॉल्स की अर्ज तो आती होगी, लेकिन ये बंदा उसके लिए भी किसी को परेशान नहीं करता, बोलता नहीं, किसी को बुलाता नहीं, कुछ खाने पीने की इच्छा हो तो भी नहीं। इसके लिए एक सीधा सा रूब्रिक है, आस्किंग नथिंग फॉर, किसी भी चीज के लिए पूछता नहीं। दूसरा एक रूब्रिक है, डिजायर नथिंग डिजायर, इसको आपने जो दे दिया खाने को खा लेगा। खाएंगे ठीक है, नहीं खाएंगे ठीक है, घर में जो भी बना है आपने दे दिया दे दिया, खा लिया खा लिया, नहीं दिया तो नहीं खाया। किसी चीज की डिजायर नहीं है, क्योंकि जब घर के लोग ऐसी चीजों को बोलते हैं तो वो चीजें स्पेसिफिक करते हैं कि इनको ये चीज दो तो थोड़ा चाव से खा लेते हैं, क्योंकि वो उनकी पसंदीदा चीज होती है। हम हमारे आपके सबके घर में कोई ना कोई एक बुजुर्ग आपने जरूर देखा होगा, या फिर होंगे आपके घर में, तो उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं। वो सबके सब इस तरह नहीं होते, और ये चीज उनको इंडिविजुअलाइज करती है बाकी लोगों से। और ये दिन भर पड़े रहते हैं, कभी किसी चीज की कंप्लेन नहीं करते। अगर ये गिर भी गए हैं एक दो बार तो आवाज नहीं लगाते। लोगों को ध्यान देना पड़ता है कि बंदा बाथरूम गया, ध्यान देना पड़ता है गिर तो नहीं गया। तो एक और अच्छा रूब्रिक है हमारे पास, कंप्लेनिंग नेवर। ये कभी किसी चीज की कंप्लेन नहीं करते, चुपचाप पड़े रहते हैं, नहीं इन्हें कुछ चाहिए, नहीं इन्हें किसी को कुछ देना है, कंटेंट एंड क्वाइट। ये सारे रूब्रिक को जब आप क्लब करेंगे, और उन्होंने जैसे बताया कि एक दो बार बाथरूम में गिर गए हैं, गिरने का डर है, गिर चुके हैं, लेकिन इन्हें फिर भी समझ में नहीं आता,
तो उनके अंदर से वो जो डिमेंशिया की वजह से बोलो या फिर जैसे भी बोलो, उनके अंदर से जो सेंस है, जहाँ पे खतरा है, वो भी नहीं है उनको। मतलब यहाँ से गिर जाएँगे, यहाँ पे मेरी उँगली दब जाएगी, यहाँ पे कुछ शॉक लग जाएगा मुझे, ये सारी चीज़ों से भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वहाँ पे शॉक आ रहा है तो भी अपना हाथ डालेंगे, वहाँ पे स्पार्कल हो रहा है फिर भी ये वहाँ चले जाएँगे। तो ये उनकी सेनिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, बट इसके लिए एक रूब्रिक है, डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर। मैंने ये जो भी चीज़ें बताई, मैं इसको एक-एक करके आपको रिपीट करता हूँ ताकि आप इसे कलेक्ट कर पाएँ। पहला रूब्रिक है डिमेंशिया सेनिलिस टॉकिंग विथ फूलिश, पहला रूब्रिक है। दूसरा रूब्रिक है डिज़ायर नथिंग डिज़ायर, इनको किसी चीज़ की चाहत नहीं है, जो आप दे दोगे ठीक है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं। ये कोई चीज़ माँगते नहीं है, आस्किंग नथिंग फॉर। ये किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं करते, कंप्लेनिंग नेवर करके रूब्रिक है। और एक अच्छा रूब्रिक है कंटेंट एंड क्वाइट। क्या करते हैं ये चुपचाप पड़े रहते हैं शांति से, किसी को कोई परेशान नहीं करते। आप खुद जाके उनको पूछोगे, आप कुछ लेंगे? हाँ? पानी लेंगे? ठीक है, पानी पी लेंगे। हो गया? हाँ, ठीक है। मतलब पानी पीते टाइम ये बंदा ये भी नहीं बोलेगा कि ठीक है मेरा हो गया, अभी ग्लास हटा लो, भले आप मुझे पानी पिला रहे हो। तो हर चीज़ में इनको पूछा जा रहा है और हर चीज़ में बंदा हाँ या ना में जवाब देता। ना तो बोलता ही नहीं है, हाँ ही बोल रहा है। हो गया? हाँ, हो गया। तो दैट वाज़ द रूब्रिक। और एक और अच्छी चीज़ जहाँ पे इनको डर है गिरने का या फिर कोई खतरा है किसी स्पार्कल होने का, करंट मारने का, एक्स वाई जेड, क्योंकि 1-2 बार कई बार गिर भी चुके हैं। इसके बावजूद भी ये वहाँ चले जाते हैं या फिर किसी को बुलाना भूल जाते हैं। जैसे बाथरूम गए तो इनको लेके जाना पड़ता है। हो जाने के बाद इनको कोई वापस लेके आता है। तो इनको डर नहीं है क्योंकि 1-2 बार ये गिर चुके हैं इसीलिए लोग वहाँ जाते हैं। तो इसीलिए और ये किसी को बुलाते नहीं है। आस्किंग नथिंग फॉर। तो इन सारी चीज़ों से एक और रूब्रिक ध्यान में आता है डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर। इनको डेंजर का सेंस भी नहीं है। जब आप इन सारे 5-6 रूब्रिक को क्लब करोगे, आई रिपीट द रूब्रिक, डिमेंशिया सेनिलिस टॉकिंग विथ फुलिश, डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर, कंटेंट एंड क्वाइट, कंप्लेनिंग नेवर, डिजायर नथिंग डिजायर एंड आस्किंग नथिंग फॉर। जब आप ये सारे 6 रूब्रिक्स को क्लब करोगे तो आपके स्क्रीन पे सिर्फ एक मेडिसिन आती है एंड द नेम ऑफ द मेडिसिन इज ओपियम। आई रिपीट द नेम ऑफ मेडिसिन, ओपियम। सो ओपियम वाज द मेडिसिन। अब दिक्कत ये थी कि ओपियम तो आ गया हमारे सामने, अच्छी चॉइस थी, काफी सटीक लग रहा था ये चीजें देने में कि इनको ओपियम देके देखना चाहिए और बराटा का बंद कर देना चाहिए, देखते हैं कि क्या होता है। इनको ओपियम दिया गया। अब सवाल ये था कि ओपियम कैसे दिया जाए, सिंगल डोज दिया जाए या फिर एक लो डोज में फ्रीक्वेंसी दी जाए। तो यहाँ पे जो मेरा एक फंडा है, मतलब मैं नहीं जानता कि कितना सही है कितना गलत है, ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंटेशन है। और जैसे कि मैं शुरू से कह रहा हूँ, रिपीटेशन की बात, पोटेंसी की बात एक एक्सपेरिमेंटेशन की बात होती है। जब तक आप उसे कर रहे हो और आपको रिजल्ट मिल रहा है तब तक वेल एंड गुड। जिस दिन रिजल्ट मिलना बंद हो गया तो उसके अंदर कुछ अल्ट्रेशन आ जाएंगे। सो इन दिस केस आई गो विद द ओपियम 3x। आई रिपीट, ओपियम 3x डेली एट बेड टाइम। आई नेवर गो फॉर हाई। रीजन मेरे पास इसका ऐसा है कि ये ऑलरेडी डिमेंशिया में है और इनको इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। एक छोटे छोटे पोटेंसी की जरूरत है और फ्रीक्वेंट फॉर्म में देंगे तो उनको रह को एनर्जी मिलेगी। और लेट्स सी द चेंजेस। सो ओपियम 3x इनको पिल्स में बना के दिया गया और रोज रात को ओडी में दिया गया कि आप इनको एक बार ओपियम 3x रोज रात को 5 गोली दीजिए और एक 15-20 दिन के बाद मुझे फॉलोअप दीजिए। तो इनको एज यूजुअली 1 महीने की मेडिसिन दी गई और 15 दिन के बाद एक फोन पे फॉलोअप देने बोला गया। लेके पेशेंट तो पेशेंट है, वो 15 दिन में फॉलोअप देंगे तो फिर वो पेशेंट थोड़ी रहेंगे, फिर तो आइडियल हो जाएंगे ना। उन्होंने फॉलोअप दिया मुझे 25-30 दिन के बाद एंड पहला स्टेटमेंट था, सर आपने जो भी मेडिसिन दी सर वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने बोला कैसे, आप जरा बता पाएंगे? बोले सर पहले ना वो चीजों को, नेचर कॉल्स भी जब उनको आते थे ना तो वो बोलते नहीं थे, एक टाइम पे उनके पास पहुंच जाया जाता था। अच्छा बाथरूम चलेंगे, तो हम उनको बाथरूम लेके जाते थे। अब ऐसा हो गया है कि जब वो बाथरूम चले जाते थे तो हम उनको लेने के लिए खड़े रहते थे, लेकिन अब वो सामने से बोलने लगे हैं, जरा मुझे बाथरूम पहुंचा देना। अब इतने दिनों में सर, पिछले 2-3 हफ्तों से उनके अंदर एक अलर्टनेस आ गया है। जो चलते टाइम वो इतना डगमगाते थे, उनको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, अब वो काफी हद तक चल देते हैं। मैंने कहा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट कंटिन्यू विद द मेडिसिन। और वापस आए और मैंने उनको ओपियम 3x वापस दिया।
ऐसा उनको मैंने 2 महीने तक दिया और आज वो पेशेंट काफ़ी हद तक इम्प्रूवाइज़ है। उसकी डिमेंशिया काफ़ी हद तक क्लियर है। अब उनकी बातों में वो बेतुकापन नहीं आता। अब वो बातों-बातों में किसी और को एड्रेस नहीं करते। वैसे मैं आप लोग को बता दूँ, ही वाज़ अ रिटायर्ड जज फ्रॉम द बिहार। वो पटना के किसी रिटायर्ड जज हैं। पटना का कोई रिटायर्ड जज है, जो अभी यहाँ पे कहीं सेटल होके अपने बेटे के साथ रहते हैं। तो अब उनके साथ ऐसा नहीं है। अब उनकी जो फूलिश बिहेवियर थी, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। अब वो कभी किसी दाल से हाथ नहीं धोते या चाय से हाथ नहीं धोते। ये सारी चीज़ें अलर्टनेस आ गई हैं। बराटा कॉफ बंद हो गई है और सिर्फ ओपीएम चालू है। 2 महीने के बाद ओपीएम भी बंद हो गई है और अब उनको सिर्फ सैक्लेक दिया जा रहा है। सो दोस्तों, दैट इज़ द रिज़ल्ट। एंड ये रिज़ल्ट सिर्फ इसलिए आया क्योंकि आपने कोशिश की एक सटीक मेडिसिन तक पहुँचने की। क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे ही एक चीज़ उठा के दे दो जिस चीज़ के लिए आप जानते हो, हाँ, इस चीज़ के लिए ये चीज़ फेमस है। ऐसे थेरापेटिकली बहुत सी चीज़ें फेमस है। लेकिन बॉस, ये थेरापेटिकली फेमस है नहीं, इसको हमने फेमस की है। थेरेपेटिकली जब आप लिखते थे तो हर चीज में एक-एक डिफरेंस होता था कि अगर आर्सेनिक भी देना है और सिकल कॉर देना है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? लेकिन आजकल की कंपनियां वैसे नहीं कर रही हैं। एक ही में सब मेडिसिन डाल दो, कोई ना कोई तो काम करेगी। ये पॉलीफार्मेसी में कोई मजा नहीं, बिकॉज़ दैट इज नॉट अ होम्योपैथी। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वे टू प्रिस्क्राइब इन सच काइंड ऑफ पेशेंट एंड सच काइंड ऑफ रिजल्ट्स आपके सामने। सो विद दिस वी एंड हियर एंड लेक्चर विल बी कंटिन्यू बाय अदर स्पीकर। थैंक यू।